ये पीडीएफ है आपके पास? ये है ना, ये पीडीएफ आपके पास नहीं है? ये पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ है ना ग्रुप में? हाँ, हो ही नहीं सकता होगा। मतलब जब मैं आपसे पूछती हूँ कि पढ़ा क्या, इसका मतलब हाँ, वो पीडीएफ से देखा क्या, वापस पढ़ा क्या? नहीं, ऐसे फिर क्या करते हो पूरे दिन जाके, क्या करते हो यहाँ से? ओके। तो आशिका कहाँ से हैं आप? जयपुर ओनली हो? तो लास्ट भूल भुलैया टाइप हो जाता है, समझ में नहीं आता इधर घुसे कि उधर घुसे। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कल हम कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। आशिका, सो यू आर फ्रॉम फाउंडेशन और यू डिड योर ग्रेजुएशन? यू आर फ्रॉम फाउंडेशन, सो यू डोंट हैव कम अक्रॉस कंपनी लॉ? देखा, कभी पढ़ा? थोड़ा टाइप ऑफ लाइक 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। अभी नहीं मिली है ना आपको? सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। ज्योति मैम विल फॉरवर्ड यू द रिकॉर्डिंग्स। जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ओके, फिर इजी हो जाएगा आपके। क्या हो गया? मुझे तो लगा ये आपको कपिल शर्मा जैसे दिख रहे हैं। नहीं क्या? नहीं? मुझे भी नहीं दिख रहे कपिल शर्मा जैसे। मुझे लगा आप हंस रहे हो इतनी जोर जोर से, तो आपको लगा। चलिए, तो हाँ, कुछ बोला आप? बोल सकते हो आप। ठीक है। ओके, तो लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फिक्शन, है ना? ये हमारी आंखों के सामने क्रिएट किया हुआ एक फिक्शन है, और इस फिक्शन के सामने हमें सेपरेट लीगल एंटिटी दिखती है जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। बट इस फिक्शन के पीछे जो डायरेक्टिंग विलेन माइंड है, जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अगर इस कॉर्पोरेट वेल का, इस फिक्शन का डिसऑनेस्ट यूज किया जाए तो। ठीक है, देखिए, एक पैरा लिखा हुआ है आपके यहाँ पे पेज नंबर 5 पे, और दैट इज द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी आर्टिफिशियल पर्सन होते हुए भी अपना लीगल एग्जिस्टेंस रखेगी। किसने डिसाइड किया? मैंने और आपने? नहीं, लॉ ने डिसाइड किया। तो प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट, और स्टैट्यूटरी मतलब कानून। तो कानून से दिया गया स्पेशल अधिकार है ये कंपनी को कि वो न होते हुए भी एग्जिस्टेंस रखती है, एंड इट मस्ट बी यूज फॉर द लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस। तब सही बिजनेस पर्पस के लिए इस सेपरेट लीगल एंटिटी को आपको यूज करना है। कल मैं आपको कंसेप्ट समझा चुकी थी, बट बाय लाइन ये पैरा हम क्लास में रीड कर रहे हैं, सो दैट वंस यू गो थ्रू इट तो लैंग्वेज में आपको कोई क्वेश्चन। where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, अगर इस legal entity का कोई fraudulent या dishonest use किया जाएगा, the individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality। मतलब अगर कंपनी के नाम से कुछ गलत हुआ तो डायरेक्टर ये नहीं कह सकते कि हमने थोड़ी किया, कंपनी ने किया। ये कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी, डायरेक्टर इसके पीछे छुप नहीं सकते। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल। कॉर्पोरेट शेल मतलब इट्स अ कवर, है ना? डायरेक्टर को किसने कवर किया हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी ने। और हमारी आंखों के सामने हमें कौन दिखता है?
कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोर्ट इस कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक थ्रू करेगा एंड अप्लाई द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, विच इज कॉल्ड लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्ट करना मतलब उठाना और पियर्सिंग मतलब होता है छेद, मतलब उसमें से झांक के देखना, है ना, कॉर्पोरेट वेल में से झांक कर देखना कि कौन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल लोग है। द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी, कोर्ट कॉर्पोरेट एंटिटी के पीछे देखेगा एंड टेक एक्शन एज दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम, और कोर्ट ऐसे मानेगा जैसे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। मतलब जो कंपनी ने किया वो रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया, और जो रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किया वो कंपनी ने किया, बोथ आर वन एंड दी सेम थिंग। मेक द मेंबर्स और कंट्रोलिंग पर्सन लाइबल फॉर डेप्ट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ दी, अभी तक कंपनी के सारे डेप्ट्स के लिए, कंपनी के सारे ऑब्लिगेशंस के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वेल को, इस सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म किया गया तो कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डायरेक्टर्स, मेंबर्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी परिस्थितियों में, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। एक बात देखिए, अगर जब तक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, जब तक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? जब तक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, लायबिलिटी होती है लिमिटेड। क्यों? क्योंकि मेंबर्स क्या कहते हैं, मैंने 10 रुपया दे दिया बस बात खत्म, कंपनी तुम्हारे लॉसेस के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम तो क्या हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर इस सेपरेट लीगल एंटिटी को ब्रेक थ्रू किया जाए तो ये लिमिटेड लायबिलिटी अब कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने से क्या होता है, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज है ये खत्म हो जाए। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने से नो मोर बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, नो मोर बेनिफिट ऑफ। तो यहां तक कुछ डाउट है किसी शब्द में, किसी लैंग्वेज में, किसी लाइन में, तो आप पूछ सकते, पूछना है? बढ़े आगे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कोर्ट को लगेगा कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाए। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोर्ट ने, जब लॉ ने लीगल एंटिटी को क्रिएट किया था, तो कोर्ट ने बोला कि भाई मानना कि आज से ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो करेगी वो कौन करेगी? कंपनी। प्रॉफिट कंपनी का, लॉस कंपनी का, कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के। लेकिन कोर्ट को लगेगा कि अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, अब ना सेपरेट लीगल एंटिटी से काम नहीं चलेगा, इस पर्दे के पीछे झांक कर देखना पड़ेगा। कैसे? देखिए, तो वो परिस्थितियां अब हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम सबसे पहला ये पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले ये पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का मतलब कुछ ऐसा कि एक कंपनी है, एबीसी, इस एबीसी लिमिटेड के मार्केटिंग हेड हैं मिस्टर शर्मा। एबीसी लिमिटेड के मार्केटिंग हेड है मिस्टर शर्मा। तो एबीसी लिमिटेड कौन हो गई?
एम्प्लॉयर और ये हो गए एम्प्लॉय, और कंपनी इनको साल का 1 करोड़ रुपया सैलरी देती है, 1 करोड़ रुपीज पर एनम। लेकिन ना ये शर्मा जी ना थोड़े लालची प्रवृत्ति के, मोर और मोर और मोर और पैसा और पैसा, यही ये इनका ऐसा ही ये सोचते हैं। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट को बार बार धमकी देते हैं, सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, या प्रमोशन दे दो नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? नहीं, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और मैनेजमेंट भी इनसे परेशान हो गया। पर क्योंकि कंपनी में ये की पोजीशन होल्ड करते हैं, मार्केटिंग हेड है, यानी कंपनी के सारे क्लाइंट्स किससे जुड़े हुए हैं? शर्मा जी से। तो कंपनी को डर लगता है कि ये शर्मा जी तो जाएंगे सो जाएंगे, हमारे क्लाइंट्स और लेके चले जाए। ठीक, तो कंपनी ने क्या किया, इन शर्मा जी के साथ एक नॉन कंपीट अग्रीमेंट किया। क्या किया? नॉन कंपीट अग्रीमेंट। क्या नॉन कंपीट एग्रीमेंट? कि ठीक है शर्मा जी, आप नौकरी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, बट आप हमारे यहां से जाके हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, है ना? हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, इसका मतलब आप यहां से जाके हमारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं करोगे, और इसके लिए हम आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 50 लाख रुपए नॉन कंपीट एग्रीमेंट के। यानी करना क्या है? क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करना है, और इसके लिए कितना रुपया मिला? 50 लाख। अब ये शर्मा जी ना ये बहुत चतुर थे। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना ली, PQR लिमिटेड। जैसे ही ये PQR लिमिटेड बनी, ये क्या बन गई? क्या बन गई? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये PQR लिमिटेड क्या करने लगी? सॉलिसिट द क्लाइंट्स ऑफ ABC लिमिटेड। ये ABC लिमिटेड के क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने लगी। जब ABC लिमिटेड को ये पता लगा तो ABC लिमिटेड कहां गया? कोर्ट में, और बोला कि ये मार्केटिंग है ना, हेड है ना शर्मा जी, इन्होंने क्या किया है? फ्रॉड किया है। कैसे फ्रॉड किया? एक तो ले लिए 50 लाख रुपए, ये बोल के कि मैं आपके क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करूंगा, और बाहर जाके हमारे क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहे हैं। शर्मा जी ने बोला कि माय लॉर्ड, देखो मेरी शक्ल से मैं कितना भोला हूं, मासूम हूं, आपको लगता है मुझे देख के मैं फ्रॉड करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो PQR लिमिटेड है, और आप ही ने तो समझाया था कि PQR लिमिटेड तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट को? कंपनी। और कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका एग्जिस्टेंस तो अलग है। तो क्लाइंट को मैं नहीं सॉलिसिट करता, कंपनी करती है। नाउ कोर्ट को क्या लग रहा है कि इस कंपनी को क्यों क्रिएट किया गया? फ्रॉड करने के लिए। क्योंकि अगर शर्मा जी अपने नाम से क्लाइंट सॉलिसिट करते तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ती, तो उन्होंने कंपनी के नाम से क्लाइंट को सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया। यानी ये कंपनी बनाने का इंटेंशन क्या था? फ्रॉड करना, यही था। तो इस फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट करना मतलब रोकने के लिए, इस फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट ने बोला ये ABC इज सॉरी PQR इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये PQR कुछ नहीं कर रही, इस PQR के पर्दे के पीछे छुपे हुए कौन है? शर्मा जी, जो कि कौन है? कंपनी के MD। ठीक है, यही क्लाइंट को सॉलिसिट। तो यहां पर कोर्ट ने क्या किया? PQR लिमिटेड की सेपरेट लीगल एंटिटी को अपलिफ्ट किया, खत्म किया, और सेपरेट लीगल एंटिटी को तोड़ के क्या बोला? सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ भी। कंपनी ने जो फ्रॉड किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन?
शर्मा जी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जब भी फ्रॉड को रोकना हो तो कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट। समझ में आई बात? पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, पढ़िए। मैम हाँ जी बोले यश। मैम अगर इनका सब सॉर्ट आउट हो जाता है उसके बाद तो फिर वो क्या वापस सेपरेट लीगल एंटिटी बन सकती है, PQR लिमिटेड? सॉर्ट आउट हो जाता है इन सेंस कि देखिए, एबीसी लिमिटेड का तो नुकसान हो गया ना यश, तो एबीसी यस। लिमिटेड तो जाके कोर्ट में क्या केस करेगी, ये फ्रॉड है, आप इसके ऊपर पेनल्टी लगाओ और इनको रोको। तो अब पीक्यूआर लिमिटेड को रोकने का तरीका क्या है, पीक्यूआर लिमिटेड को रोकने का तो तरीका ही यही है ना कि पीक्यूआर लिमिटेड की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया जाए। वो कोर्ट ने किया, बट आप ये कहते हो मान लो सॉर्ट आउट हो गया मामला, बोले नहीं नहीं ये गलती हो गई, ये लो तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे पास, तो ठीक है। अगर गलती ऐसी है जिसे कंपनसेट किया जा सकता है, जिसे रिवाइव किया जा सकता है, कोर्ट मेरिट्स पे देख, मेरिट्स को तो देखेगा ही केस को, किसकी नहीं करेगा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट। ठीक है यश? ओके मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट? तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड, है ना, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड। तो फिर आपको ये सर्कमस्टेंसेस लिखनी पड़ेगी। जैसे पहली सर्कमस्टेंसेस, इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, अगला प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये आपके पड़ोसी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र ये फोन ना इधर रख दो साइड में, सेक्शन है, मन चंचल है, भटकता रहता है, कोई बात नहीं, फोन नहीं। ये प्रोटेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट मैसेज था, तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो रायता फैल सकता है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैन नॉट बी मिस्ड। तो आप कम्युनिकेट करके रखें कि इस दौरान मैं क्लास में रहता हूं, तो प्रोटेक्शन, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी क्लास के बीच में फोन या मैसेज नहीं करते हैं ना। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अब जैसे एक हमारे एक मिस्टर चुन्नीलाल हैं, सर चुन्नीलाल हैं, ये जो मिस्टर चुन्नीलाल हैं इनको थोड़ा सोशल स्टिग्मा है, लाइक ऐसा होता है ना, कई कई बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा रिश्ता कराने का शौक होता है, फलाने की लड़की अरे हमारी बेटी है, तो फलाने का लड़का अरे हमारा ही बेटा है, अब तो चिंता ही मत करो, भले ही बेटे को बचपन में देखा था जब वो 2 साल का बैट बॉल खेलता था, बेटी को देखा था आज के 25 साल पहले, लेकिन जैसे बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी की जैसे गारंटी लेते हैं, होता है ना ऐसा, तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है, जमाना बदल गया है। तो मिस्टर चुन्नीलाल है, ऐसे ही शौकीन किस्म के व्यक्ति हैं और इनको शादियां कराने का बड़ा शौक है। और कैसी शादियां कराते हैं, बाल विवाह, बाल विवाह, बोले बच्चे बड़े होके ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ठीक है, तो बाल विवाह कराते हैं, ऐसे बबलू और बबली की शादी करा देते हैं। और क्योंकि इनको पता है कि चाइल्ड मैरिजेस आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, सोशली चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट अलाउड, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक एक शानदार मैट्रोमोनियल
प्राइवेट लिमिटेड, शानदार मैट्रिमोनियल प्राइवेट लिमिटेड करके इन्होंने क्या खोल के रखा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये कौन है, उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये कंपनी देखिए, अगर खुद बाल विवाह करवाएंगे तो बड़े घर जाना पड़ेगा, ठीक। क्या करते हैं, इन्होंने एक कंपनी खोल रखी है और ये कंपनी क्या करवाती है, चाइल्ड मैरिजेस। इन्होंने एसएमएस वैसएमएस पैक लेके रखे हैं और एसएमएस पैक भेजती रहती है मम्मी पापा के फोन, अगर बबलू और बबली की शादी कराना है तो इस कंपनी को कांटेक्ट करें। नाउ ये कंपनी ऐसा काम कर रही है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। बेटा वो है ना, वो चाइल्ड मैरिजेस नहीं कराते हैं ना, मैंने स्पेसिफिकली एग्जांपल क्या लिया, हाँ हाँ, मैंने बोला इनको शादियां कराने का शौक है, लेकिन मैंने व्हाट माय एग्जांपल वाज फॉलोड बाय, इनको बबलू और बबली की शादियां कराने का शौक है, बोले बाल विवाह कराते हैं ये, है ना, ऐसा। तो ये कंपनी जो है चाइल्ड मैरिजेस करवाती है। अब बिकॉज ये एक ऐसा काम कर रही है विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो अब क्या बोलेंगे, हु इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, कंपनी नहीं, क्योंकि अगर कोई कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम करती है तो बोलेंगे नहीं, ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी नहीं कर रही है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम, कंपनी के पीछे तो एक्चुअल विल एंड माइंड है, क्या कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यानी एक्चुअल में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कौन काम करता है, चुन्नीलाल। तो जेल में किसको डालें, लाल, बड़े घर किसको भेजें, चुन्नीलाल। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, भावनाओं में नहीं बह जाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, रीड इट, 2 लाइन्स, रीड इट। अगर इस ट्रांजैक्शंस, इन चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है तो तुरंत कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा और चुन्नीलाल को जेल भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि अगर एबीसी लिमिटेड ने इनकम टैक्स नहीं चुकाया तो फिर क्या होगा, हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे एबीसी लिमिटेड, तुम भगवान हो, टैक्स चुका दो, नहीं। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सरकार की इनकम, अगर सरकार की इनकम को बचाना है, कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस को रिकवर करना है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी को ब्रेक थ्रू, बोलेगा टैक्स कंपनी का नहीं बकाया, और अगर कंपनी का बकाया भी है तो डायरेक्टर्स तुम चुकाओ। तो जब भी रेवेन्यू प्रोटेक्शन की बात है, रेवेन्यू मतलब वो अकाउंट्स वाला रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट इनकम, जब भी गवर्नमेंट इनकम के प्रोटेक्शन की बात आए तो कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर, पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, इट्स इन्वेजन नहीं इवेजन है ये, टैक्स इवेजन और सरकमवेंटिंग टैक्स ऑब्लिगेशन, टैक्स चोरी अगर हो रही है तो उसे रोकने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओनर को पकड़ेंगे, ठीक है, डन। अभी बताओ, हमारा पाकिस्तान हमारा दोस्त देश दुश्मन देश, चाइना डिक्लेयर्ड एनिमी, इट्स नॉट, टिल नॉट अ डिक्लेयर्ड एनिमी, ठीक है। तो पर मान लीजिए अगर इंडो चाइना वॉर हो जाए, अच्छा देखिए, एक ये इंडिया और ये चाइना, इंडिया में एक कंपनी है ना,
ऐसे बोल देते हैं, चिंग चैंग प्राइवेट लिमिटेड, चिंग चैंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये चिंग चैंग प्राइवेट लिमिटेड क्या बनाती है? चाउमीन, चाउमीन बनाती है, ये इनका काम है। और चिंग चैंग प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है और जो मैनेजमेंट है वो सारा कैसा है? चाइनीज, चाइनीज, यानी द कंट्रोलिंग पर्सन, द मैनेजरियल पर्सन बिलोंग टू चाइना। जब तक इंडो इंडिया ये क्या बोलते हैं, इंडियन चाइनीज भाई भाई, तब तक तो ठीक ठाक चल रहा है ना। क्या हिंदी चीनी भाई भाई, तब तक तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इंडो चाइना वॉर हो गया, भारत और चाइना में अगर वॉर छिड़ गया, तो फिर इस चिंगचैंग प्राइवेट लिमिटेड को क्या मान लेंगे? एनिमी कंपनी। बेसिक रूल क्या कि कोई भी कंपनी, अच्छा भगवान किसी के दोस्त या दुश्मन होते? नहीं, बोले भगवान में हमारे जैसा दिल और दिमाग नहीं होता, तो कंपनी भी तो ऐसी ही है, कंपनी में इमोशंस नहीं होते हैं, तो कंपनी ना किसी की दोस्त ना किसी की दुश्मन। लेकिन अगर वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाए और कंपनी पे दुश्मन देश के लोगों का कंट्रोल हो, तो वो कंपनी भी कैसी? एनिमी कंपनी, दुश्मन कंपनी। अब इस कंपनी के सारे कामों के पीछे किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? कंपनी को नहीं, दुश्मन देश के लोगों को। द कंट्रोलिंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल हु बिलोंग टू एनिमी कंट्री। पढ़िए फर्स्ट, आराम से पढ़िएगा, लाइनें थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है। कि कंपनी तो सेपरेट लीगल है, कंपनी को दुश्मन क्यों मानना है? क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? दुश्मन देश के लोगों का, जो हमारे और आपके जैसे है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेज जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है? पहला, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, आइडेंटिफाई द एनिमी कैरेक्टर, राइट। अगली सिचुएशन, कंपनी मियर अ शैम और क्लॉक। मान लीजिए कंपनी किसी इलीगल ऑब्जेक्ट से बनी है, इलीगल ऑब्जेक्ट, हथियारों की सप्लाई करनी है, लोगों से फ्रॉड करना है, मतलब आपका नाम स्किप कर रही हूं मैं, सचिन। मैंने और सचिन ने एक कंपनी बनाई, लोगों के अकाउंट्स हैक करेंगे, ठीक है, और जो भी पैसा आएगा आधा आधा कर लेंगे, और हम दोनों उस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अभी कंपनी बनी ही किस पर्पज से है? इलीगल ऑब्जेक्ट, फ्रॉड, धोखा। क्लॉक मतलब धोखा, धोखा करने के लिए अगर कोई कंपनी बनी है, तो फिर कंपनी के कामों के लिए आप बताओ किसे रिस्पॉन्सिबल माने? कंपनी को, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को? ठीक है, पढ़िए अगला पढ़िए। कंपनी मियर शैम और क्लॉक, मियर मतलब होता है ओनली, अरे मेरी क्लास में आप चैट मत टाइप किया करो, बोल दिया करो, मुझे आप लोगों की आवाज सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। बेटर टू स्पीक अप। डन, कोई डाउट? मैम, यहाँ बेटा बोलो देवशी। मैम जो भी कंपनीज जो है ना, जिससे वॉर हो रहा है और है ना वो अपनी कंपनी इंडिया में रन हो रही है, तो सारी कंपनीज तो है ना अपन एनिमी मानेंगे। अगर वो उसकी बिहाफ पे कुछ गलत कर रहे तो ही अपन इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ी कि हमें कंपनी का एनिमी कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ा, तो हम उसे एनिमी का,
यस मैम। नेक्स्ट वन। अब एक बात बताइए, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? मनी कौन कंट्रीब्यूट करता है? पेरोल, वेरी गुड। और कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो कंपनी में केवल शेयर होल्डर ही डिसीजन मेकर होते हैं या वो बेचारे डायरेक्टर भी डिसीजन ले लेते होंगे? कभी ले लेते हैं ना, डायरेक्टर भी डिसीजन। तो दोनों ही डिसीजन मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर्स भी और मेंबर्स भी। पर मान लीजिए कंपनी है एबीसी प्राइवेट में दो मेंबर हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। और यही दोनों कंपनी के क्या हैं? डायरेक्टर्स भी हैं, मेंबर भी यही है और डायरेक्टर भी। यानी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास है? ए और बी के पास। और कंपनी का मैनेजरल डिसीजन भी कौन लेने वाला है? ए या बी। अब एक बात बताइए, अगर कंपनी कोई डिसीजन ले, पारुल प्लीज स्पीक अप, चैट नहीं टाइप किया कीजिए। आपको कोई भी डाउट पूछना हो बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो पारुल, क्या पूछना चाहते हो? अनम्यूट करके पूछो। ओके पारुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पारुल ये पूछ रही है कि जब कंपनी को एनिमी कंपनी डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद कंपनी का वाइंड अप हो जाता है या नहीं? हाँ बिल्कुल वाइंड अप हो। देखिए, मैं जब भी ये कहूं कि अब कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया जाएगा, इसका मतलब ही क्या है? कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, कंपनी का वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है पारुल? तो हमने बात की एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में दो ही मेंबर हैं और ये दो ही डायरेक्टर हैं और इनके पास कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। चलिए ऐसे मान लेते हैं, तीन मेंबर है, ए बी और ए के पास 10% शेयर्स हैं, बी के पास 10%, यानी सारी शेयर होल्डिंग किसके पास है? ए के पास, थोड़ी सी बी के पास है और थोड़ी सी सी के पास है। और ये दोनों ए और बी ही कंपनी में क्या है? डायरेक्टर है। अब जब भी एबीसी लिमिटेड को डिसीजन लेना होगा, हु विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? ए, क्योंकि वो डायरेक्टर भी है और उसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी है, मेजॉरिटी वोटिंग है। यानी जब मेंबर वोटिंग की बात आएगी तो भी वो हाथ लेके खड़ा हो जाएगा, और जब डायरेक्टर वोटिंग की बात आएगी, जब तक गाड़ी ट्रैक पे चल रही है तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बोलेंगे ये कंपनी तो नाम की कंपनी है, ये तो ए के हाथों की कठपुतली। क्योंकि डिसीजन लेने वाला कौन है? मैनेजमेंट भी वही और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट भी के पास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस में कंपनी शेयर होल्डर्स के एजेंट की तरह काम करने लगती है। मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की बजाय जो कंट्रोलिंग लोग हैं वो उसके डिसीजंस को चलाने लगते। तो अगर ऐसा हुआ तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डेफिनेटली ए तो होगा ही होगा। फिर ना ये तो एक कंपनी लॉ का फर्स्ट इंस्टेंस आपको दिखता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल। बट प्राइमा फेसी मानेंगे ए बी और सी तीनों रिस्पॉन्सिबल। फिर फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा और एक्चुअल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। पढ़िए। सी एज अ मेंबर भी रिस्पॉन्सिबल। पढ़े। इफ देयर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड अ कंपनी, अगर कंपनी के शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट है कि कंपनी विल एक्ट एज अ एजेंट ऑफ
शेयर होल्डर, मतलब ए के पास 80% शेयर होल्डिंग है, ए बी सी तीनों ने मिलके कह दिया कि भाई जो ए बोले ना वो मान लेना, तो फिर कंपनी कंपनी थोड़ी है, वो तो ए के हाथों की कठपुतली है। इन दैट केस द बिजनेस इज एसेंशियली ऑफ दैट शेयर होल्डर्स एंड विल हैव फिर उन शेयर होल्डर्स को लाइबल माना। ठीक, तो कोई डाउट? नेक्स्ट वन, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। बोनस समझते हैं? बोनस, दिवाली बोनस, कंपनी फैक्ट्रीज एक्ट लगता है और वहां पे तो अपने वर्कर्स को क्या देना होता है? बोनस। अब मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इस साल इसको बढ़िया खासा प्रॉफिट हुआ और एज पर लॉ इसको अपने वर्कमैन को क्या बांटना है? बोनस। लेकिन कंपनी ने क्या चालाकी की, अपना प्रॉफिट किसे ट्रांसफर कर दिया? एक दूसरी कंपनी को। किसको? पीक्यूआर एक कंपनी बनाई और सारा का सारा एबीसी का प्रॉफिट किसे दे दिया? पीक्यूआर लिमिटेड, और हाथ खड़े कर दिए कि हम तुम्हें कहां से दें बोनस, हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, ये प्रॉफिट तो पीक्यूआर लिमिटेड का है। कोर्ट ने बोला कि अगर वर्कमैन के वेलफेयर को अवॉइड करना चाहते हो, ये पीक्यूआर बनाने का इंटेंशन क्या था? ताकि एबीसी के वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े। तो बोले हम मानते हैं ये पीक्यूआर लिमिटेड कुछ है ही नहीं, पीक्यूआर लिमिटेड का सारा प्रॉफिट किसका है? एबीसी। ठीक है, तो पढ़िए अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, रीड करिए। किसी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाते हो, कंपनी को ये उसको कॉर्पोरेट वेल को अपलिफ्ट, ये केस लॉ लिखा हुआ है, अब याद रखने की जरूरत नहीं है। आज की लास्ट बात, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने सहारा का नाम सुना है? हम है सहारा, भारत है हमारा, सुब्रतो रॉय, सुब्रतो रॉय है ना, वहां कंपनी के जो चेयरपर्सन है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को ऑर्डर दिया कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, सारा पैसा आप इन्वेस्टर्स को वापस करो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किसको दिया? सहारा इंडिया को। सहारा इंडिया के एमडी हैं सहारा इंडिया के एमडी हैं सुब्रतो रॉय। तो हुआ क्या कि सुब्रतो रॉय कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं लौटाया, कोर्ट का आदेश था ना, कोर्ट के आदेश का क्या किया? कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब अवहेलना की, इग्नोरेंस की, अवॉइड किया। तो कोर्ट के आदेश को कंपनी अवॉइड कर रही है, लेकिन कोर्ट क्या मानेगा? कंपनी अवॉइड नहीं कर रही है, सुब्रतो रॉय। तो सुब्रतो रॉय को जेल भेज दिया कि अगर कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया गया, कंपनी ने कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया, तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स को, रिस्पॉन्सिबल लोगों को रिस्पॉन्सिबल। तो पढ़िए एक बार ये, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़िए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कितनी सिचुएशंस पढ़ी? पहला प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, चौथा आइडेंटिफाई द एनिमी कैरेक्टर व्हेन कंपनी मियर अ शेम और क्लॉक। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, एंड एक व्हेन मेंबर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।